अरे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार वो फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो अपना 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर है, जिसमें जितने भी जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वो देखिए क्या आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। निम्न में से कौन सा पर्वत धौला नदी गंगा मतलब जो धौली गंगा नदी है उसके पास स्थित है, बताओ। कामेत, अनाईमुडी, नंदा देवी या फिर हाथी पर्वत। पहले तो ये जान लो, ये धौली गंगा नदी है, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में, आपके यहाँ कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसके पास जो अपना पर्वत है, जो है धौली गंगा नदी के पास क्या स्थित, मतलब जो पर्वत है तो वो बताना आपको। तो कौन सा पर्वत हो जाएगा? नंदा देवी पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी अपना पर्वत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बात करिए इसकी हाइट की, तो हाइट की कितनी हो जाएगी? 7,817। 7,817 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। कि वर्ग किलोमीटर इसको, वर्ग किलोमीटर इसकी जो हाइट हो जाएगी। बात करें अनाईमुडी की, तो अनाईमुडी कहाँ का हो जाएगा? दक्षिण भारत का हो जाएगा, दक्षिण भारत का हो जाएगा। और इसकी इसकी हाइट की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2,695 हो जाएगी, ठीक है। 2,695 हो जाएगी। 2,695 और इसकी नंदा देवी की कितनी हो जाएगी? 7,817, ठीक है। और कामेत कहाँ हो जाएगा? कामेत भी नंदा देवी के पास, जस्ट पास ही है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखना आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो राजा अजातशत्रु है वो किस वंश के शासक थे, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। हर्यंक, मौर्य, नंद या फिर शिशुनाग, बताओ। तो किसके मतलब समकालीन हो जाएंगे, बताओ। या किस वंश के शासक थे? हर्यंक वंश के शासक थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार। देखो, बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार था, ये किस आर्टिकल के मतलब आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत आता है? तो आर्टिकल 21 के तहत आता है। क्या बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। और देखो क्या बोल रहा है, शिक्षा पाने का अधिकार 2009 संसद का एक अधिनियम है जो पारित किया गया था। देखो 2009 में तो इसको पारित, मतलब 2009 में इसका डिस्कस हुआ और फिर 2010 में इसको पारित किया गया। कब? 1 अप्रैल 2010 को इसको, बच्चों को फ्री में शिक्षा पाने का अधिकार है वो लागू कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। भगत सिंह की समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसको, कि भगत सिंह है उसका समाधि स्थल कहाँ है। देखो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक ही दिन फांसी दी गई थी। भगत सिंह, लिख लो आप, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इनको तीनों को क्या है, एक ही दिन फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, ठीक है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। बात करें इसके समाधि स्थल की, कब्र की, तो कब्र कहाँ हो जाएगी इसकी? फिरोजपुर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? फिरोजपुर में हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? चलो ये बताओ, भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन बताओ। भारत के प्रथम, भारत के फर्स्ट एंड लास्ट जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? सी राजगोपालचारी, ठीक है। सी राजगोपालचारी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब बोल रहा अंतिम वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखो माउंटबेटन से इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत अलग हुआ था कौन सी योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन जो योजना है इसके तहत क्या हुआ था? भारत अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई? अच्छा क्वेश्चन बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। 1910, 1905, 1911 फिर 1912। देखो, जो राजधानी है भारत की पहले थी कोलकाता, ठीक है। फिर दिल्ली कब आई? 1912 में। कैसे आई? देखो 1911 में इसका डिस्कस हुआ और 1912 में इसको शिफ्ट किया गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो बंगाल विभाजन वो कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बट इसको जोड़ा कब गया था? 1911 में जोड़ दिया था इसको। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया आपको। भारत की प्राचीन
जो प्राचीन कला थी उनको पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, अजीत कुमार हल्दर ने, या फिर अमृता शेरगिल ने? तो देखो आपको पता होना चाहिए, अविंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? 1907। कब की गई थी? 1907 की, 1907 में की थी, ठीक है, 1907, ठीक है, 1907 में की थी। याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या देख रखा है, निम्न में से कौन सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक? बताओ, सोशल हार्मोनी जो पुस्तक है, सोशल हार्मोनी, उस बुक के रचयिता राइटर कौन है? अच्छा क्वेश्चन बताओ। HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव? तीनों चारों जो है PM है, चारों जो है PM है। अब एक PM इनमें से होगा। तो देखो इंडिया के PM है, उनकी बुक का क्या नाम है? सोशल हार्मोनी बुक का नाम है, जो कि अपने क्या है, सेकंड बार जो अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। अब क्वेश्चन को आपको समझना क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये बताओ। तो ये लिया गया ब्रिटिश से। कहाँ लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा है दोनों का, वहाँ वो कहाँ से लिया गया है संसद का विचार? ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा वो कहाँ से लिया गया? राज्यसभा और जो लोकसभा है उसका विचार है वो कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश से लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन बताओ, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता? ऋण मतलब अपने को उधार वगैरह देते हैं, तो किस बैंक को कहते हैं? राजकीय बैंक, सरकारी बैंक, मतलब देना बैंक, विश्व बैंक या फिर केंद्रीय बैंक? देखो विश्व बैंक भी नहीं देगा और राजकीय बैंक भी नहीं देगा, देना बैंक वैसे नहीं देगा। जो अब बच गया अपना केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, तो ये अपने को क्या है, मतलब ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, तोरपा जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको मोस्ट लगा लो। तोरपा जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, इजी क्वेश्चन है, बताना है, फटाफट बताओ। तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें गोवा की, तो इसमें क्या होता है, मतलब दिसंबर से जनवरी तक ये त्यौहार मनाया जाता है और 4 से 5 दिन का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक इसमें होता ये है कि इसमें संपूर्ण जो है जाति, मतलब कोई भी जाति कोई भी धर्म जो है भाग लेता है। गोवा की बात करें तो इसमें विधानसभा सीट कितनी हो जाएगी? विधानसभा सीट हो जाएगी 40 हो जाएगी। लोकसभा सीट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एंड राज्यसभा सीट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसके CM की बात करें गोवा के, तो प्रमोद सावंत यहाँ के CM हो जाएंगे, प्रमोद सावंत जो है यहाँ के CM हो जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखो। 1961 में ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ, पुर्तगाल से आज़ाद हुआ, बट पुर्तगाल से आज़ाद होने के केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन कब? 1987 में ये भारत का 25वां पूर्ण राज्य बन गया। 1987 में 25वां पूर्ण राज्य बन गया। कब बना 25वां पूर्ण राज्य? पूछा जा सकता है। 1987 में बना था अपना 25वां पूर्ण राज्य। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, ओमकारेश्वर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन बताओ, ओमकारेश्वर बांध वो किस नदी पर स्थित है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। ओमकारेश्वर बांध वो कौन सी नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आने चाहिए। चंबल नदी पर, सरयू नदी पर, नर्मदा नदी में, फिर नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर हो जाएगा, जो कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, MP में अमरकंटक के पहाड़ियों में से निकलती है। सरयू नदी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? सरयू के हो जाएगा। चंबल के स्थित कौन सा हो जाएगा? कोटा शहर हो जाएगा। चंबल का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, कथकली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? बताओ। अच्छा क्वेश्चन वैसे तो मैंने करवा दिया है, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर बिहू? बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। भारतनाट्यम हो कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और केरल कहाँ का हो जाएगा? कथकली जो है, कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है, चारकुला क्या है? देखो चारकुला भी पूछा जाता है। चारकुला क्या है? ये देखो लोक नृत्य है। ये क्या है? लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है? ब्रज का है चारकुला, ठीक है। कहाँ का है? ब्रज का है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चारकुला कहाँ का हो जाएगा? ब्रज का हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो कथक है, कथक का भी जस्ट मैंने अपने आपको यूपी का क्वेश्चन बताया, इसमें क्या पूछा जाता है, पंडित जो बिरजू महाराज का संबंध है वो किससे हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज का। तो पंडित जो बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा ना लोक नृत्य शैली से, कथक लोक नृत्य शैली से पंडित बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
पलामू बेतला, पलामू या फिर बेतला टाइगर जो रिजर्व है वो कहाँ है बताओ। यहाँ पलामू बोलते हैं या फिर बेतला टाइगर रिजर्व बोलते हैं, कहाँ स्थित है बताओ। झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखो इसकी बात करें, अपन बात किसकी कर रहे हैं, पलामू या बेतला टाइगर, तो ये जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, सांची शिल्प उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सांची शिल्प मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। जो सांची शिल्प है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, फैजाबाद, मथुरा, अलीगढ़ या फिर नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट तो मथुरा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मथुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप याद रखो, मैंने जस्ट अभी आपको टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन बोला था, तो एक क्वेश्चन और बोलता है अपने रणथंभौर का भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। रणथंभौर कहाँ हो जाएगा, अपने राजस्थान में स्थित हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, 392 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 392 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये राजस्थान में आता है। ठीक है, और राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से स्टेट में कितने नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो कितने मतलब इसका वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, एरिया कितना फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखो, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहले तो ये बताओ ब्रिटेन में चलता क्या है, संवैधानिक राजतंत्र चलता है। ठीक है, क्या चलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संवैधानिक राजतंत्र जो है ब्रिटेन में चलता है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र होता है। ठीक है, ये याद रखना कि अपने को क्वेश्चन दे सकता है जो यूनाइटेड किंगडम है, मतलब यूके है, यूके जैसे हो गया अपना ब्रिटेन, तो यूके में जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण पूछ सकता है आपको, यूके में क्या चलता है, तो संवैधानिक राजतंत्र चलता है। बात करें जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्या हो जाएगी, ऋषि सुनक हो जाएगी, ऋषि सुनक हो जाएगी, जस्ट अभी वर्तमान में बने ही है। ठीक है, ऋषि सुनक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछूं मैं आपको, भारत के दामाद किसे कहा जाता है, भारत का जो दामाद है वो किसे कहा जाता है, भारत के दामाद है वो किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए इसका फटाफट। अगला देखिए, हम्पी विरूपाक्ष मंदिर किस हिंदू भगवान की याद में पूजा जाता है। हम्पी जो विरूपाक्ष मंदिर है ये पहले तो है कहाँ पे, ये है अपना कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में कुछ बलासी जिला है तो वहाँ पे है। और ये किसको अर्पित किया जाते हैं, किस हिंदू भगवान की याद में पूजा जाता है, क्या किस हिंदू भगवान को मतलब पूजा जाता है। ठीक है, कृष्ण, शिव, गणेश जी या फिर नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव जी को समर्पित होता है। ये जो विरूपाक्ष मंदिर है इसमें किसकी पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखो, यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चलो आज ग्रह से रिलेटेड आपको मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। पहले तो बताओ सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह बताओ, एंड ठंडा ग्रह बताओ। ठीक है, सबसे बड़ा बताओ एंड छोटा बता दो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको मैं पूछूंगा, तो ये बता दो। और एक बता दो, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के निकट जो ग्रह है वो कौन सा है, ये बता दो, बस इतना काफी हो। एक बता दो इंटरनल प्लेट मतलब आंतरिक उपग्रह बता दो। और और क्या बताना आपको, आंतरिक मतलब इंटरनल हो गया और आउटपुट हो गया। ठीक है, मतलब आंतरिक और बाहर के मतलब जो होते हैं ना आउटपुट, उसको कहते हैं ना, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटरनल बोल दो। हाँ ठीक है, आप इंटरनल और आउटपुट जो है दोनों उपग्रह बता दो मुझे। ठीक है, अब बोल रहा है आपको यूरोपा है वो किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन, जुपिटर, बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुपिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो भी मैं पूछा हूँ ना 4-5 ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक चीन ही ऐसा देश है जो अपनी मनमानी करता है। ठीक है, चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बांदों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बांदों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1884 में क्या हुआ था, इल्बर्ट बिल हुआ था। 1884 में क्या हुआ था, इल्बर्ट बिल हुआ था, जो किसके काल में हुआ था या किससे संबंधित हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो किसके काल में हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1881 में भारत की पहली पूर्ण जनगणना हुई इसके काल में, भारत की पहली पूर्ण जनगणना हुई। ठीक है, भारत की पहली पूर्ण
जनगणना हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा अपने को, साइमन कमीशन है वो भारत में कब आया था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ साइमन कमीशन है वो भारत में कब आया था। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि जो साइमन कमीशन है वो आया था 1927 में। और इसमें क्या हुआ था, कोई भी भारतीय नहीं था, सदस्य जो मेंबर थे इसके टोटल मेंबर 7 थे, बट इसमें कोई भी इंडिया का नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। इसीलिए इसको पूरा जो है इसका मतलब जमकर विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर का प्रश्न क्या है, 13वीं सदी में भारत में मार्को पोलो आया था, वो कहाँ से आया था। अच्छा क्वेश्चन बताओ, मार्को पोलो वो कहाँ से आया था। मार्को पोलो आया था अपने इटली से। बात करें इटली की, तो इटली की जो राजधानी हो जाएगी क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। इटली से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताओ, इटली से मतलब इटली क्या है, एक यूरोपियन देश है, क्या है, एक यूरोपियन देश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा, फटाफट कंप्लीट करेंगे इन क्वेश्चनों को, अब फटाफट, इतना टाइम नहीं बचा अपने पास। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो किसके काल में जो है वापस जो है क्रियान्वित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। तो किसके काल में हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में। लॉर्ड कैनिंग के काल में मतलब इसको बैन किया था। ठीक है, कब, 1856 में, 1856 में। ठीक है, अगला है, मलेरिया रोग की खोज है वो किसने की थी। मलेरिया रोग का खोज का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, बताओ। सर सर रोनाल्ड सर रोनाल्ड सर रोनाल्ड रोस को जो क्या है इसका खोज का श्रेय दिया जाता है, सर रोनाल्ड रोस को। अगला प्रश्न दे रखा है अपने को, सबसे लंबा वृक्ष होता है, सबसे लंबा वृक्ष का नाम बताना आपको। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा हो जाएगा, सिकोया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिकोया हो जाएगा। अगला देखिए क्या दे रखा है, हवाई जहाज की जो बॉडी बनाई जाती है, मतलब हवाई जहाज की जो बॉडी बनाते हैं, मतलब उसके जो चारों ओर का मतलब एरिया कवर करते हैं, तो उसमें कौन सी मिश्र धातु का यूज होता है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, एंड टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ड्यूरा ल्यूमिन हो जाएगा, ड्यूरा लुमिन हो जाएगा, ड्यूरा लुमिन। डूरा लूमिन ये ल है। ठीक है, डूरा लूमिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 29 नंबर का प्रश्न है, एंटीपायरिक दवाई जो है यूज में ली जाती है, किसके यूज में लेते हैं एंटीपायरिक दवाई, बुखार को कम करने में, सिर दर्द कम करने के लिए, ओ या पेट दर्द कम करने के लिए, या फिर जोड़ों का दर्द कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुखार जो होती है उसको कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, बुखार को कम करने हेतु ली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा अपने को, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा हो जाएगा, साइट्रिक हो जाएगा। बट एक क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, सिरका में कौन सा आ जाएगा, सिरका में आ जाएगा अपना एसिटिक अम्ल आ जाएगा, एसिटिक अम्ल आ जाएगा। बात करें दही में, दही में कौन सा जाएगा, लैक्टिक आ जाएगा। कौन सा जाएगा, लैक्टिक आ जाएगा। एंड एक और लिख लो जो है कौन सा हो गया, इमली में कौन सा आ जाएगा, टार्ट्रिक आ जाएगा। इमली में कौन सा आ जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने 4 क्वेश्चन तो यहीं से कंप्लीट हो गए, अदरवाइज और क्वेश्चन अपन ने ऊपर कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, लगभग 30 क्वेश्चनों का डेली अब टास्क लेकर आ रहे हैं, बढ़ा दिए क्वेश्चन। इसी प्रकार डेली लाते रहेंगे, बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा क्वेश्चन लाए या फिर ऑप्शंस भी लाए इनके साथ। ठीक है, तो आज की क्लास की यहीं पे खत्म होती है, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज।